अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो चलें आज का लेक्चर 1 है, स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ लैब के सेशनल और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से के बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स की लैब है, ठीक है। प्रीरेक इसका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी ये अज्यूम किया जा रहा है कि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। यानी आईसीपी के कोर्स कवरेज जितना होना चाहिए। तो बिल्कुल फंडामेंटल तो मैं यहाँ रिकैप नहीं करूँगा, लेकिन कुछ एडवांस टॉपिक जिनकी एडीएस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पे हमने 3 लैब्स रखी हुई हैं और प्लस उसमें थोड़ी-सी एडिशन कर देंगे ताकि कुछ नया भी सीखने को मिल जाए। ठीक है, ये इसका सीएलओ मैप है, कौन-कौन से पीएलओ कवर हो रहे हैं और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। चूँकि हार्ड कोड कर दिए तो मैं ये चेंज नहीं करूँगा, मैं भी इसे ही फॉलो कर लूँगा। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली लैब मैनुअल्स का वेटेज है 40, लैब एग्ज़ाम का वेटेज 30 एंड प्रोजेक्ट का भी वेटेज है 30। प्रोजेक्ट जैसे ही प्रोजेक्ट भी सॉफ्टवेयर बेस ही होगा डेफ़िनेटली, कोर्स हमारा बिल्कुल सॉफ्टवेयर है। तो प्रोजेक्ट वैसे तो डिसाइडेड हैं, लेकिन आपको चलें मैं मिड मिड में या मिड वाले वीक में डिस्कस शेयर कर दूँगा। लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो आप मिड से पहले टॉपिक कवर हो जाएगा और एक टॉपिक ऐसा है जो मिड के बाद प्रोबेबली कवर हो। तो आपके पास चॉइस होगी, आप कोई सा भी उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होगा सॉफ्टवेयर बेस ही। जब प्रोजेक्ट आएगा तो उससे रिलेटेड डिटेल्स वगैरह मैं आपको बता दूँगा और लैब एग्ज़ाम भी इसी तरह जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा कैसे। अच्छा, लैब मैनुअल्स 40 मार्क्स के हैं, तो कोशिश कीजिएगा। हाँ, लैब मैनुअल्स के लिए ये है क्योंकि अब ऑनलाइन है सिस्टम, तो मैं चाहूँगा कि टाइमली सबमिशंस एटलीस्ट हो जाएँ, ठीक है। टाइमली सबमिशंस हो जाएँगी तो मेरे लिए ग्रेड करना आसान रहेगा, मैं साथ-साथ ग्रेड करता रहूँगा, तो आपके मार्क्स भी साथ-साथ आते रहेंगे और आपको पता लगता रहेगा कि अपनी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। और इसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि एलएमएस पे ही एक असाइनमेंट सबमिशन का बना दूँ, यानी लैब मैनुअल 1 सबमिशन का। तो आप उसी में जाके लिंक पे उसे सबमिट करवा सकते हैं, जैसे प्रीवियसली कोई भी असाइनमेंट्स वगैरह आपने सबमिट करवाएँ। अच्छा, सबमिट क्या कराएँगे आप पूरा मैनुअल सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप हर लैब में एक लैब टास्क होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट होम टास्क होते हैं। तो आप बस हेडिंग डालिएगा लैब टास्क और उसके नीचे जो भी आपने कोडिंग एक्सरसाइज़ की है उसको आप वर्ड फाइल पे पेस्ट करके उसमें अरेंज कर लीजिएगा। और लेकिन सबमिट मुझे आप कराइएगा बेहतर है पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। वर्ड फॉर्मेट का ये है कि आप सबमिट तो करवा देते हैं, लेकिन कुछ सबमिट होने में और रिसीव होने में उसमें कंटेंट्स में फॉर्मेटिंग में कुछ फ़र्क आने की वजह से रिज़ल्ट्स बदल सकते हैं। तो बेहतर है पीडीएफ करें, जैसे आप सबमिट कराएँगे वैसे ही मुझे रिसीव होगी, उसी पे मैं ग्रेडिंग कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, एक बुक इसमें लिखी हुई है टेक्स्ट बुक जो कोर्स की ही है, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। कोडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है क्योंकि इसमें बहुत सारे कोड्स काफ़ी हद तक गिवन हैं, ठीक है। और बाकी रेफ़रेंस बुक है, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज़ हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन है, वही हैं जो आपके थ्योरी के कोर्स में, ठीक है। बाकी अटेंडेंस पॉलिसी से आप ऑलरेडी फ़ैमिलियर हैं क्या है, तो इसमें मसला नहीं। और ये आपकी ग्रेड शीट आ गई, ठीक है। ये है हमारे पास लैब के कंटेंट्स हैं, इसमें से आज की हमारी लैब जो है अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्यूरी है, मैं वो बता देता हूँ। सबमिशन अ, अच्छा, सबमिशन 2 जगह रख लें। अच्छा, सबमिशन का 2 जगह रखा जा सकता है। चलें एक काम कर लूँगा कि मैं इन पैरेलल जो है एक गूगल क्लासरूम भी बना दूँगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो वहाँ पर भी सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी मैं जनरेट कर दूँगा, तो ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। आप गूगल क्लासरूम पे जीमेल से ही होता है, बस ये है कि आपको ईमेल नहीं करनी पड़ती, आप सिंपल एक लिंक क्रिएट हुआ होता है, आप वहाँ पे जाके अपलोड कर देंगे, ठीक है। इट्स सिंपल, गूगल क्लासरूम बहुत सिंपल है। लेकिन चलें 2-2 काम इस पे ये होता है कि टीचर का जो है ना लोड बढ़ जाता है। लेकिन ठीक है, मैं दोनों जगह बना दूँगा, ठीक है। एक गूगल क्लासरूम हम फॉलो कर लेंगे, तो मैं बना के आप लोगों से उसका लिंक शेयर कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में, या एसएमएस कर दूँगा, जैसे भी आप उसे जॉइन कर लीजिए। अच्छा, तो आज का टॉपिक हमारे पास है पॉइंटर, सेकंड लैब स्ट्रक्चर और थर्ड लैब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये तीनों टॉपिक जो हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लास्ट 3 टॉपिक्स हैं। लास्ट में तो इसलिए हो सकता है कि वो वही वाली बात है कि कुछ टॉपिक हो सकता है आपने पढ़े हों, किसी ने नहीं पढ़े हों, ये वजह भी आ सकती है। या हो सकता है कि आखिर के टॉपिक जो हैं इतने अच्छे तरीके से समझ ना हो क्योंकि प्रेशर होता है एट द एंड। तो इस वजह से ये थोड़ा-सा इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सॉर्ट ऑफ पार्शियल रिकैप है और पार्शियल इसमें कुछ-कुछ इंट्रोडक्शन नई चीज़ों का किया गया है। तो थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ा के करी गई है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट लैब नहीं है, थोड़ा-सा इसमें एडवांस मटेरियल शामिल है, ठीक है? तो इसमें रिकैप भी हो जाएगा और आप कुछ नई बात भी सीख जाएँगे जिससे आप फर्दर आगे की लैब परफ़ॉर्म करें एडीएस के कोर्स की। तो एडीएस के टॉपिक्स जो शुरू होंगे वो एक्चुअली शुरू होंगे हमारे पास सर्चिंग है,
ये भी थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके होंगे लेकिन डिटेल में जाएंगे। हैशिंग एक न्यू टॉपिक है। सॉर्टिंग भी थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुका है, डिटेल में जाएंगे। स्टैक प्योरली एडीएस बेस्ड कोर्स है। एक्सप्रेशन नोटेशन भी स्टैक का सेकंड टॉपिक है। और उसके अलावा क्यूज एडीएस का प्योर टॉपिक है। लिंक लिस्ट सबसे कहना चाहिए कि टेक्निकल टॉपिक है, ठीक है। टेक्निकल कह लें या यूँ कह लें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग को कहना चाहिए कि आप काफ़ी डेप्थ में जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो पॉइंटर्स और जो है ना की है इस टॉपिक के लिए भी। तो आज का टॉपिक ख़ास तौर पे ध्यान से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इस पे बहुत सारी आगे की लैब्स डिपेंड करती हैं। उसके बाद हीप सॉर्ट की एक लैब है और बाइनरी सर्च ट्री की एक लैब है, ठीक है। और प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड सो ऑन। तो 13 लैब्स प्लस 14 एंड 15 आपके लैब एग्जाम एंड प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। सही, तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी लैब आज का टॉपिक है पॉइंटर्स। और पॉइंटर्स में क्या है, फर्दर पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू पे फोकस है। और डबल पॉइंटर ये एक नई चीज़ है जो आईसीपी के टॉपिक में नहीं पढ़ाई जाती, इस पर थोड़ा सा हम एम्फेसाइज करेंगे। अच्छा, तो देख लेते हैं पॉइंटर्स क्या है, थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। अच्छा, तो पॉइंटर क्या है हमारे पास, पॉइंटर कह रहे हैं। अच्छा, अब देखें थोड़ी सी जो आपकी है, मैंने जैसे कि कहा कि आपकी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है, तो मैं कुछ एज्यूम करते हुए चलूँगा। अब मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो अब वेरिएबल क्या होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक है। तो वेरिएबल को चलें, आपको मैं इसको सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वेरिएबल बेसिकली प्रोग्रामिंग में एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल नाम ही बता रहा है कि वो डेटा स्टोर कर सकते हैं और बार बार उसे चेंज भी किया जा सकता है, यानी वेरी किया जा सकता है। तो पॉइंटर कह रहे हैं कि एक वेरिएबल ही है, लेकिन ख़ास बात इसकी क्या है। अच्छा, पॉइंटर एक वेरिएबल ही है, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट अच्छा बार डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आए। तो पॉइंटर एक वेरिएबल ही है, लेकिन ख़ास बात क्या है कि ये नॉर्मल डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है ऑफ सम अदर वेरिएबल, ठीक है। एड्रेस स्टोर करता है ऑफ सम अदर वेरिएबल। अब इससे क्या फ़ायदा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है किसी का एड्रेस स्टोर करने की। तो चलें, इसके लिए मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख देता हूँ, ठीक है। से देखते हैं आपके पार्टिसिपेंट में कोई नेम ऐसा है जिसे मैं यूज़ कर सकूँ। कोई उस्मान शुएब वकार, वकार बेग हैं। और चलें ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपकी क्लास में 2 सेम नाम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। 2 आपके सेम नाम के स्टूडेंट एग्ज़िस्ट करते हैं क्लास में, ठीक है। तो अब वो सेम नाम के स्टूडेंट, ज़ाहिर-सी बात है नाम सेम है। अगर मैं बात करूँ कि उनके नेम की बात की जाए, यानी नेम वाली डेटा फ़ील्ड की बात की जाए, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका नेम की बात की जाए। तो अगर मैं कहूँ से उस्मान, हो सकता है उस्मान क्लास में 2 हो, ठीक है। तो उस्मान कोई उसका यूनिकली डिफाइन करने वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कोई पूछे भाई कि यार तुमने उस्मान को देखा है, तो अब चूंकि 2 हैं तो सामने वाला बंदा पूछेगा कौन सा उस्मान, ठीक है। सामने वाला बंदा जिसको दोनों का पता है वो कहेगा कौन से उस्मान की बात करो, या तो वो फर्दर सरनेम ऐड करेगा, या वो कहेगा कि फला, कोई भी उसकी रेफरेंस देगा। हो सकता है वो रेफरेंस उसके एड्रेस की हो, वो कहेगा हो सकता है वो उस्मान जो गुलशन में रहता है, या वो उस्मान जो भाई आपके मलिर में रहता है। तो इस तरीके से रेफरेंस दी जाती है नॉर्मली कि कौन से वाले बंदे की बात की जा रही है। तो जो उसका यूनिकली डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर वेरिएबल के पास एक यूनिक लोकेशन होती है, कह सकते हैं कि जहाँ पे वो स्टोर होता है। वेरिएबल सारे के सारे आपकी रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर स्टोर हैं। और मेमोरी का आप अगर कोई कोर्स पढ़ चुके हैं प्रोसेसर कंट्रोलर से रिलेटेड, तो आपको काव वगैरह पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं। तो ये जो पॉइंटर है स्टोर क्या करता है, एक्चुअली मेमोरी का वही एड्रेस स्टोर कर देता है। और एड्रेस स्टोर करने से क्या होता है कि मैं बाज़ औक़ात इंटेंशनली चाहता हूँ कि वेरिएबल को मैं उसके एड्रेस से एक्सेस करूँ, ठीक है। 2-3 इसकी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर अभी मैं लाइट डालूँगा कि क्या-क्या है, क्यों एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि पॉइंटर जो है उन एड्रेसेस को याद रखता है, ना कि उस एड्रेस पे मौजूद डेटा को। लेकिन बात वही है, अगर उसके पास एड्रेस है तो वो उस डेटा को भी चेंज कर सकता है। चेंज से मुराद अपडेट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी इट्स लाइक कि अगर समवन नोज योर एड्रेस, ठीक है, तो वो आप तक पहुंच सकता है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में आप रहते हैं, आपका सिर्फ नाम कोई जानता है, तो उससे वो आपको यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गए, कोई आपको नाम की बेसिस पे नहीं ढूंढ सकता। लेकिन अगर किसी को आपका एड्रेस पता है, तो डजेंट मैटर आप यूनिवर्सिटी में हो, डजेंट मैटर आप किसी मार्केट प्लेस पर हो, डजेंट मैटर आप आउट ऑफ सिटी क्यों ना हो, लेकिन उसके पास अगर आपका एड्रेस है तो इवेंचुअली वो आपको ढूंढ ही लेगा। यानी एड्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी एक्चुअल प्लेस बताती है। डजेंट मैटर आप कहीं पे भी हो, आपके पास कोई भी वैल्यू हो, तो एड्रेस हमेशा सेम ही रहता है। एक मरतबा अगर आपने वेरिएबल क्रिएट कर दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम में या कंपाइलर ने उसको कोई एड्रेस असाइन कर दिया आपके वेरिएबल को, तो वो हमेशा सेम ही रहता है, एड्रेस चेंज नहीं होता। उस एड्रेस में मौजूद डेटा चेंज होता रहता है। ठीक है, इट्स लाइक डेटा चेंज होने का मतलब है कि आप पहले स्कूल में थे, फिर आप कॉलेज में आए, फिर यूनिवर्सिटी में आए, तो आपका कहना चाहिए कि एजुकेशनल स्टेटस चेंज हो रहा है, लेकिन आपका एड्रेस सेम। हम वैसे एड्रेस चेंज कर सकते हैं, हम मूव कर जाएं कहीं और, लेकिन कंप्यूटर में वेरिएबल मूव नहीं कर सकता, उसका एड्रेस फिक्स होता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि जब वो वेरिएबल क्रिएट किया गया, जब तक वो रैम में रहा तो उसका एड्रेस वही रहेगा, जब वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, तो वो फिर वहाँ से फ्लश कर दिया जाएगा, तो फिर उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। वो दोबारा रीलोड होगा मेमोरी में, तो हो सकता है फिर उसको कोई और एड्रेस मिल जाए, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ टाइम उसका एड्रेस सेम रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात कर ली मैंने एड्रेस पे। अब उतनी डिटेल में मैंने जैसे कि कहा मैं नहीं जा सकूंगा, तो जितनी जा सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस। अच्छा, कोई क्यूरी हो तो आप हैंड रेस करके अपने पास से मुझसे वॉइस की सूरत में, ऑडियो में भी पूछ सकते हैं, वर्बली पूछ सकते हैं, कुछ भी क्यूरी। बेहतर रहता है वर्बली पूछेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और बाकियों को भी सवाल सुनने को मिलता है, तो सबकी हेल्प हो जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, हर वेरिएबल का साइजेस होते हैं, वेरिएबल की टाइप्स होती हैं, यानी न्यूमेरिक टाइप के होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, स्ट्रिंग आ जाते हैं, और अगर इनको मैं नाम लूँ तो कुछ इंटीजर का लफ्ज़ आपने सुना हो, फ्लोट का लफ्ज़ सुना हो, करेक्टर का सुना हो। तो ये 3 फंडामेंटल हमारे पास होते हैं, तो उनके कुछ ना कुछ साइजेस होते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि पॉइंटर का साइज़ जो है वो हमेशा डिपेंड करता है कंपाइलर पर, कि आप कितने बिट का कंपाइलर रन कर रहे हैं। यानी हो सकता है आपने 86 x86 यानी 32 बिट का कंपाइलर रन किया हो, या हो सकता है x64 64 बिट का कंपाइलर रन किया हो। तो कह रहे हैं कि जितने बिट का आपका कंपाइलर होगा, उतने ही साइज का आपका क्या बनेगा, पॉइंटर बनेगा। यानी अगर 32 बिट कंपाइलर है तो 4 बाइट होगी हमेशा ही आपके पॉइंटर का साइज, क्योंकि कंपाइलर हमेशा मेमोरी के एड्रेस के लिहाज से आपका जो है एड्रेस जनरेट करता है। और तो अगर आपके पास 64 बिट का सपोर्ट है मेमोरी का, तो आपके पास 8 बाइट्स चाहिए 64 को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो पॉइंटर का साइज डजेंट मैटर आप करेक्टर का बनाए, डजेंट मैटर आप फ्लोट का बनाए, डजेंट मैटर एक्स वाई जी किसी भी डेटा टाइप का पॉइंटर हो, लेकिन पॉइंटर का साइज हमेशा सेम रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर काउ पड़ा है तो मेमोरी के बाहर जो एड्रेसेस लिखे होते हैं, डजेंट मैटर द डेटा के, आपने देखा होगा एड्रेस की विड्थ सेम होती है। से 4 जीरो हैक्स में लिखे हैं तो 4 जीरो ही हैक्स में ही लिखे होते हैं पूरी मेमोरी पे, कोई 2 में नहीं लिखा होता, कोई 6 में नहीं लिखा होता, सबकी विड्थ सेम होती है। तो डजेंट मैटर डेटा किस टाइप का है, एड्रेसेस की विड्थ सेम रहती है फॉर ऑल वेरिएबल। ठीक है, एक ये बात याद रखने की थी। अच्छा, अब आ रहे हैं बात कि हम प्रोग्रामिंग में, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा सैंपल कोड स्निपेट लिखी हुई है कि एक चीज़ कहलाती है रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, रेफरेंस ऑपरेटर क्या है, ये साइन एड्रेस ऑपरेटर भी कहलाता है, या M% से कहा जाता है। ठीक है, तो पॉइंटर के व्यू पॉइंट से इसे पढ़ते हैं तो इसे कहा जाते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। ये रेफर कर रहा है किसी न किसी चीज़ को। ठीक है, तो अगर ये मैं वेरिएबल से पहले लगा देता हूँ, तो इसको ऐसे पढ़ूंगा, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको क्या करेगा, ये एड्रेस प्रोवाइड कर देगा उस वेरिएबल का इन द मेमोरी। ठीक है, तो एड्रेस ऑपरेटर से क्या होता है, एक सिंपल सी यहाँ पे एग्जांपल है, इसको रन करके भी दिखा देता हूँ मैं कि इससे क्या होगा।
पहले तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं ये एग्जाम्पल क्या कर रही है। ये एग्जाम्पल क्या कर रही है कि सिंपली मैंने एक मेन प्रोग्राम में एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी टाइप रखी इंटीजर, और दो प्रिंटफ स्टेटमेंट रखे लिखे हुए हैं मैंने। एक में तो मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ वेरिएबल, और एक में मैं वेरिएबल से पहले क्या ऐड कर दिया, ये एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, M% मैंने वेरिएबल से पहले लगा दिया है। तो कह रहे हैं कि गैस करें आउटपुट क्या आएगा। पहला वाला तो आप गैस कर पा रहे होंगे अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज है कि पहले में तो वही आ जाएगा जो मैंने वेरिएबल को इनिशियली असाइन करा है, जो कि है 5। लेकिन दूसरे वाले में मैंने एड्रेस ऑफ वेरिएबल लिखा है, तो इसमें यहाँ पे देखो आउटपुट में बताया हुआ है कोई भी एड्रेस आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, डजेंट मैटर। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा सेम एड्रेस नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास रैम अलग साइज है, मेरे पास रैम कितनी स्टॉल है, मेरे पास कंपाइलर कौन सा है, मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इस पर डिपेंड करते हुए जो भी एड्रेस असाइन होगा वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस अच्छा एक और बात यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूज करें। यहाँ तो मैंने %d लिखा है और यहाँ पे मैंने लिख दिया %u। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, %d भी इंटीजर्स के लिए यूज होता है, इंटीजर्स आर नंबर्स, और %u भी इंटीजर्स या नंबर्स के लिए यूज होता है। लेकिन बुनियादी फर्क ये है कि d जो है वो साइंड नंबर के लिए यूज होता है, और u जो है अनसाइंड नंबर के लिए यूज होता है। यानी अगर मैं %u लिख दूंगा तो मैं नेगेटिव नंबर प्रिंट नहीं करा सकता, क्योंकि अनसाइंड नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते, यानी जीरो से लेकर पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। तो चूंकि एड्रेसेस हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड ऑनवर्ड पॉजिटिव ही होते हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे यू यूज़ कर रहा हूँ। और फ़ायदा क्या होता है कि हमेशा साइंड नंबर और अनसाइंड की अगर आप रेंजेस की बात करें, तो अनसाइंड नंबर की रेंज डबल द साइज ऑफ साइंड नंबर होती है। तो इससे कुछ नहीं किया, मैं बस चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेंज डिस्प्ले करा सकूँ, तो यू लिख लिया। डी भी करूँगा तब भी यहाँ पे रिजल्ट मेरा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को रन करके देख लेते हैं, और थोड़ी बहुत इसमें मॉडिफिकेशन भी है। अच्छा, शुएब का क्वेश्चन है। जी शुएब। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये पॉइंटर जो है वेरिएबल है, तो मतलब थोड़ा सा कि शुएब लाउडर लाउडर बोलिएगा। सर आप कह रहे हैं कि पॉइंटर्स वेरिएबल हैं, तो हम्म इसकी जो वैल्यूज में ही फिर कोई भी इंटीजर दें, हम्म इनपुट दे सकते हैं ना। हम्म। बस यही पूछना था कि मतलब इसमें नंबर्स ही आएंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आ सकती। इंटीजर टाइप का है, तो इसमें यह है कि रिकमेंडेड यही है कि मैं इंटीजर वेरिएबल को ही असाइन करूँ। ठीक है, वरना अगर आगे चल के मसला ये हो सकता है कि मैं कह तो रहा हूँ कि मैं इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करने वाला हूँ, और मसला कब आता है, सिंगल वेरिएबल में नहीं आता। सीधी बात, मसला आएगा जब मैं एरे क्रिएट करूंगा और उसमें प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँगा, तो अच्छा उसमें ठीक प्रॉब्लम है। आ जाती है। ठीक है, तो जब वो एरे के साथ ओके पॉइंटर्स का टॉपिक लिंक होगा ना, तब मैं ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज करके बता दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है, और कोई क्यूरी किसी को? अच्छा, चलें एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास लिखी हुई भी है, इसको हटा देते हैं। पॉइंटर की आई थिंक यही है। ठीक है, मैंने इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की है, मॉडिफिकेशन को फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, और सिर्फ इतने हिस्से को ही ले लेते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सिर्फ इतना पीस ऑफ कोड देख लेते हैं जो अभी लिखा हुआ है। और ये लाइन भी नहीं है, और ये लाइन भी नहीं है। ठीक है, सेम हो गया, कोड मैच कर सकते हैं आप। सिर्फ यही लाइन लिखी है वेरिएबल 5 वाली, और मैंने प्रिंट कराया हुआ है वेरिएबल को और एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक, अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करेंगे वो डेव C++ का ही करेंगे। अच्छा अच्छा क्लास, अभी हम इस एग्जांपल के रन करने के बाद ब्रेक भी ले लेंगे। क्या हुआ ये?
ठीक है, एक सेकंड कीजिएगा क्लास में। जी, जी, ऐसा ही है। 40 मिनट्स हो गए थे और होने वाले हैं, 10 मिनट हैं अभी, लेकिन डोंट नो क्यों मैं डिस्कनेक्ट हो गया इससे। हमारे पास हैं कुछ 10 मिनट्स, तो ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एग्ज़ाम्पल का आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, डेव सी का लिंक भी चलें मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? मेरे पास अवेलेबल है और चाहें तो आप किसी भी सोर्स से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इतना कोई इसमें इश्यू नहीं है। अच्छा चलें, टाइम कम है तो पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो इसको अगर हम रन करते हैं, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि पहले में तो वैल्यू ही मेरे पास रिज़ल्ट आई है पहले प्रिंटफ में, और दूसरे में मेरे पास कोई ना कोई नंबर लिखा आ रहा है जो कि एड्रेस है, क्योंकि मैंने इससे पहले इसका एड्रेस ऑपरेटर लगाया और उसको पढ़ेंगे कि ऐसे एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यानी मैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। ठीक। अच्छा, टाइम अभी हमारे पास है 7 मिनट्स, तो इसकी मॉडिफिकेशन थोड़ी सी देख लेते हैं, या ऐसा करते हैं इसको थोड़ी देर में रिजॉइन करते हैं। ठीक है, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और फिर आप लोग दोबारा से रिजॉइन कर लें। तो रिजॉइन करते हैं इन 5 मिनट्स। अच्छा, तो क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने इस प्रोग्राम को रन किया और आउटपुट को हमने वेरीफाई किया कि अगर हम सिर्फ वेरिएबल लिखते हैं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है जो इनिशियली मैंने वेरिएबल में असाइन की थी, और अगर मैं वेरिएबल से पहले एड्रेस ऑपरेटर लगा देता हूँ तो वैल्यू नहीं आती बल्कि उस वेरिएबल का एड्रेस आ जाता है। यानी एड्रेस की बात की जाए तो अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ तो मेमोरी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास ये मेमोरी है तो मेमोरी के इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है लीनियर वे में। तो ये कुछ ऐसे है। तो अगर से 5 यहाँ लिखा हुआ है तो 5 जो है मेरे पास वैल्यू है जो इनसाइड दिस बॉक्स होगी। लेकिन जो एड्रेस है समथिंग कुछ भी होता है वो इस तरफ लिखा जाता है, ऐसे इस वक्त एड्रेस लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे ये आ रहा है। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है जैसे कि मैंने बताया कंपाइलर पे ही। तो एड्रेसेस कहाँ होते हैं? मेमोरी ब्लॉक के बाहर लिखे होते हैं, और वैल्यूज़ कहाँ होती हैं? इनसाइड होती हैं। यानी अगर मैं सिर्फ VAR लिखता हूँ और ये जो बॉक्स है इसका नाम से मैंने दे दिया VAR है। ठीक है, ये जस्ट क्या है उसके सिंबॉलिक नेम है। ये नेम तो प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं लेकिन नीचे हार्डवेयर लेवल पे जाते हैं तो नेम्स नहीं बल्कि एड्रेसेस में खुद ही कन्वर्ट होते हैं। यानी VAR जब मैं लिख के यहाँ से डिस्प्ले कराता हूँ तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं एड्रेस ऑफ VAR लिखता हूँ तो मेरे पास ये इनसाइड बॉक्स वाली चीज़ नहीं आती बल्कि आउटसाइड बॉक्स ये जो है ये चीज़ डिस्प्ले होती है। ठीक है, और ये कुछ भी हो सकता है एड्रेस, हमें ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि एड्रेस एग्ज़ैक्टली क्या है। ठीक है, बस हमें ये पता है कि अगर मैं एड्रेस ऑपरेटर लगाऊँगा तो कुछ भी हो एड्रेस की वैल्यू वो मुझे मिल जाएगी, और उससे मैं बहुत सारे यूज़फुल काम कर सकता हूँ। अभी मैं थोड़ा डीरेफरेंस ऑपरेटर बढ़ा दूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि एप्लीकेशंस क्या-क्या पॉसिबल है, इससे हम कौन-कौन सी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं डीरेफरेंस। अच्छा, डीरेफरेंस ऑपरेटर का काम क्या है? बिल्कुल अपोज़िट ऑफ एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, डीरेफरेंस, क्योंकि एड्रेस ऑपरेटर को रेफरेंस ऑपरेटर कह रहे हैं तो इसे डीरेफरेंस कह रहे हैं, यानी ये बिल्कुल अपोज़िट काम करता है डीरेफरेंस रेफरेंस से। अच्छा, इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो है एस्टेरिक। ठीक है, ये आपको नॉर्मली 8 वाली की के साथ मिल जाता है, यानी शिफ्ट प्लस 8 करते हैं तो आपको ये एस्टेरिक का साइन मिल जाता है जो हम मल्टीप्लाई के लिए भी यूज़ करते हैं, और वही साइन जो है आपके लिए प्रोग्रामिंग में पॉइंटर के लिए भी यूज़ होता है। पॉइंटर इसे ही कहा जाता है या इसे कहा जाता है डीरेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, और इसको हम रीड किस तरह करते हैं? वैल्यू पॉइंटेड बाय, यानी यानी अगर मैंने लिख दिया इधर पॉइंटर और पॉइंटर के साथ मैंने कोई भी नाम लिख दिया जैसे एक्स, तो ये कहेगा वैल्यू पॉइंटेड बाय एक्स, और एक्स का मेरा जो है नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, उस केस में मेरा एक्स क्या होगा? एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, और मैं कह रहूँगा ये पॉइंटर का काम क्या? पॉइंट करना। तो ये बताएगा ये किसको पॉइंट कर रहा है। अगर मैं स्टार लगा दूंगा तो ये मुझे बता देगा कि मैं किसको पॉइंट कर रहा हूँ और उस पॉइंट की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसको एक्सरसाइज में थोड़ा सा यूटिलाइज करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे थोड़ा सा कोड गिवन है। अच्छा, एक काम करते हूँ, बल्कि इस कोड में वेरिएबल के नाम डिफरेंट हैं, हम ये वाला कोड ही यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ,
कि मैंने एक स्पेशल इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल था, तो देखो मैंने अभी जो सवाल थोड़ी देर पहले पूछा गया था, इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर क्रिएट किया, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जिस टाइप का डेटा असाइन कराना चाह रहे हैं या पॉइंट कराना चाह रहे हैं, बेहतर है पॉइंटर की डेटा टाइप भी वही हो, ठीक है। लेकिन पॉइंटर के साइज सबके सेम होंगे, चाहे आप करेक्टर टाइप का बनाए, चाहे इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाए, चाहे फ्लोट टाइप का बनाए, इन सबके साइज सेम होंगे। लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि आप परफेक्ट मैचिंग रखें। इंटीजर को पॉइंट कराना चाह रहे हैं तो इंटीजर का पॉइंटर क्रिएट करें, फ्लोट को पॉइंट कराना चाह रहे हैं तो फ्लोट को करें, करेक्टर को कराना चाह रहे हैं तो करेक्टर को। वरना कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैंने बताया, अगर एरे से आप डील कर रहे होंगे ना तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अच्छा, फिर एक और लाइन मैंने ऐड क्या करी, मैंने रिलेशनशिप क्रिएट किया है। ये रिलेशनशिप क्या कह रहा है कि पीटीआर मैंने एक पॉइंटर बना तो लिया है, ठीक है, और उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर दे दी है, लेकिन इसको मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, यानी इसको कोई मैंने एड्रेस, पॉइंटर को मैं नॉर्मल डेटा तो असाइन करता नहीं हूँ, मैं उसे क्या असाइन करता हूँ, एड्रेस असाइन करता हूँ। तो मैंने इसे अभी कोई एड्रेस असाइन नहीं किया है, तो फिर मैंने एक और लाइन लिखी और मैंने ये बिल्कुल वैसे ही किया जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल के साथ करता हूँ। पॉइंटर को कुछ असाइन कर रहा हूँ, और क्या असाइन कर रहा हूँ, किसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ VAR, ठीक है। डजेंट मैटर ये एड्रेस क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस एड्रेस में कोई भी वैल्यू से एज्यूम कर लें वही 1000 वैल्यू है इसमें मौजूद, तो वो आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एड्रेस ऑफ VAR इसमें कॉपी हो गया, एड्रेस ऑफ VAR कुछ भी हो वो इसमें कॉपी हो जाएगा, किसमें कॉपी हो जाएगा, PTR में। अच्छा, अब ये दो लाइनें बिल्कुल वैसे ही लिखी हुई हैं कि अगर मैं VAR प्रिंट कराऊंगा तो ये आएगा, इसको मैं चेंज नहीं, मैं नीचे कुछ और लाइन इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। अच्छा, और ये लाइन क्या है कि मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, दो और फर्दर प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा दिए, ठीक है। और एक में मैं PTR के साथ स्टार लगा के प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, और एक में मैं PTR विदाउट स्टार प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ऊपर किया था वेरिएबल विदाउट एड्रेस ऑपरेटर एंड एड्रेस ऑपरेटर, तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इससे डील कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अभी वेरिएबल वाली कॉन्सेप्ट तो मैं समझ में आ गया क्या है, वेरिएबल करूंगा तो वेरिएबल ही आएगा, एड्रेस ऑपरेटर लगा दूंगा तो एड्रेस आएगा, ठीक है। तो चलो सिंप्लिसिटी के लिए इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ दो चीजें प्रिंट करा रहा हूँ, एक PTR और एक PTR के साथ स्टार लगा के, ठीक। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो क्या आता है। तो अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि पहला वाला, ठीक है, पहला वाला जो है, जो कि स्टार के साथ PTR है, उसके रिजल्ट में क्या आ रहा है, एक्चुअली मेरे पास 5 आ रहा है। और 5 क्या चीज है, वैल्यू, किसकी वैल्यू थी, वेरिएबल की। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि PTR के साथ जब मैं स्टार लगाता हूँ तो उसे मैं क्या करता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, वैल्यू पॉइंटेड बाय PTR। तो कह रहा है ये वो वैल्यू बता रहा है जिसे PTR पॉइंट कर रहा है, और PTR किसे पॉइंट कर रहा है, PTR को यहाँ देखें तो मैंने एड्रेस से रेफरेंस किसकी दी थी, वेरिएबल की। तो इसने क्या किया, वही वैल्यू डिस्प्ले कराई जो VAR की थी। इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि हाँ, ऐसे देख लेते हैं। अगर आप इधर ध्यान दें, मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा अच्छा, अब देखिएगा क्या हो रहा है। अगर मैं लिखता हूँ PTR और उसको इक्वल कर रहा हूँ इसके, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि अगर मैं PTR को प्रिंट करा रहा हूँ ये वाली लाइन में, तो एक्चुअली क्या प्रिंट हो रहा होगा, यही प्रिंट हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं। ऐसे ही है, PTR इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ VAR है, तो PTR प्रिंट कराऊं या एड्रेस ऑफ VAR प्रिंट कराऊं, दोनों केसेस में मेरे पास क्या डिस्प्ले होकर आने वाला है, एड्रेस ही डिस्प्ले होकर आने वाला है, राइट। अच्छा, अब लेकिन क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इससे पहले यहाँ पे अगर मैंने स्टार लगाया तो इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि मैंने जैसे कभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक एड्रेस ऑपरेटर जो है रेफरेंस ऑपरेटर है, और पॉइंटर ऑपरेटर एक डी रेफरेंस ऑपरेटर है, एक्सक्यूज मी। तो अब इस तरफ अगर मैंने पॉइंटर लगाया तो बिल्कुल वैसे जैसे मैथमेटिक्स में नहीं करते, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड या एडिशन ऑन बोथ साइड, तो मैं इधर अगर स्टार लगा रहा हूँ तो मैंने इधर भी खुद ही से क्या कर लिया, स्टार का साइन लगा लिया,
स्टारिंग बोथ साइड कर ली। लेकिन चूंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एड्रेस ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा अगर मैं 5 से, यानी मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 5 करता हूँ तो ये कैंसिल आउट होकर 1 रह जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों ऑपरेटर एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देते हैं, यानी कैंसिल कर देंगे। तो अगर इन दोनों ऑपरेटर ने कैंसिल कर दिया तो आप बताइए क्या रह गया। अगर इधर लिखा हुआ है स्टार पीटीआर तो ये किसके इक्विवेलेंट रह गया है, ये इक्विवेलेंट रह गया सिर्फ और सिर्फ VAR के। यानी इट मींस अगर मैं स्टार पीटीआर को प्रिंट कराऊंगा तो उस केस में एक्चुअली क्या प्रिंट हो रहा होगा, VAR प्रिंट हो रहा होगा। और VAR के अंदर क्या मौजूद है, VAR के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, 5 मौजूद। ठीक, तो आप इसको दोबारा से मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, आप उससे कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये रहा इसका आउटपुट। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने पहले स्टार के साथ प्रिंट कराया तो 5 ही प्रिंट हो रहा है, और 5 एक्चुअली क्या था, VAR की वैल्यू थी। 5 क्या था मेरे पास, VAR की वैल्यू थी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि 5 क्यों आया, जब मैंने ये प्रिंट कराया तो 5 आ गया। ये प्रिंट कराने के केस में मेरे पास 5 इसलिए आ गया क्योंकि अगर मैं स्टार लगा देता हूँ पीटीआर से पहले तो इधर भी स्टार लगा और स्टार ने एड्रेस ऑपरेटर को नलीफाई कर दिया, और सिर्फ क्या रह गया, VAR, यानी P स्टार PTR इज इक्वल टू ओनली VAR, और VAR की वैल्यू क्या है, इनिशियल 5 है, तो 5 ही डिस्प्ले हो गया। और जबकि सिर्फ PTR लिख रहा हूँ तो PTR तो मैंने असाइन ही एड्रेस किया है, तो उस केस में एड्रेस ही आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, और इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि अब मैंने ये जो 2 लाइन कमेंट की थी इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ, तो आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि जो रिजल्ट मेरे पास VAR से आ रहा है वही पॉइंटर PTR से आ रहा होगा, और जो रिजल्ट मेरे पास, तो ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट printf इज इक्वल टू थर्ड printf स्टेटमेंट, यानी VAR इज इक्वल टू पॉइंटर PTR, और अगर देखा जाए एड्रेस ऑफ VAR इज इक्वलेंट टू PTR। और ये तो अंडरस्टूड था क्योंकि मैंने इस लाइन में इन दोनों को इक्विवेलेंट किया था, रिलेशनशिप जो मैंने क्रिएट किया था। ये बात समझ में आ रही है सबको जी क्लास? कोई क्यूरी हो यहाँ पर? अच्छा चलें, एक चीज़ और देख लेते हैं। एग्जीक्यूट में ये है F11, ठीक है। अच्छा, कुछ और मॉडिफिकेशन मैंने इस प्रोग्राम में की हुई है, एक और आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया, स्टार के साथ PTR लगा रहा हूँ तो इट मीन्स यही है कि मैं एक्चुअली क्या लिख रहा हूँ, VAR, क्योंकि स्टार PTR इज इक्वल टू VAR, और मैं लिख रहा हूँ VAR इक्वल टू 25। ये दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि मैंने अभी ये प्रूफ कर लिया कि ये देखो ये इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आता है, तो इट मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो मैं इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ VAR 25, और ये मैंने देखो चेंजेस किए PTR में, लेकिन जब मैं डिस्प्ले कराऊंगा VAR और एड्रेस ऑफ VAR तो अब आप देखें रिजल्ट में क्या फ़र्क आता है। तो F11 करके देखें तो आप देख सकते हैं एड्रेस में तो कोई फ़र्क नहीं आया, एड्रेस तो सेम है, मैं तो एड्रेस चेंज ही नहीं कर सकता। लेकिन मैंने PTR के थ्रू जो वैल्यू 25 अपडेट की थी वो अपडेट किस में आ चुकी है, VAR में आ चुकी है। देखिए मैंने यहाँ पे VAR को प्रिंट करा है, लेकिन वैल्यू इसकी 5 नहीं आई, बल्कि इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 25 आ गई। मैंने इसकी वैल्यू को डायरेक्टली चेंज करने के बजाय पॉइंटर के थ्रू इनडायरेक्टली चेंज कर दिया। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ, और यही मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पॉइंटर्स को यूज कर रहा हूँ। लेकिन कब इसकी जरूरत पड़ती है वो एप्लीकेशन पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ। इनडायरेक्टली भी वैल्यू चेंज की जा सकती है पॉइंटर के थ्रू, डायरेक्टली भी चेंज की जा सकती है। इट्स लाइक कि आप किसी को डायरेक्टली मिल जाएं, ठीक है। इसको एक मैं मज़ेदार सिनेरियो बता देता हूँ, ठीक है, कि सिनेरियो कुछ ऐसा है कि से आप की किसी से यूनिवर्सिटी में जो है हो सकता है कुछ अनबन हो गई, लड़ाई हो गई, ठीक है। आपकी किसी से हुई, आपका तो अपनी यूनिवर्सिटी थी, आप अपने दोस्तों को ले आए और फिर जिस बंदे से हुई थी और उसको सही करके ना तवाज़ा कर दिया आपने, ठीक है। उसकी तवाज़ा हो गई, वो उस वक्त अकेला था। अब बात वही है कि वो बंदा आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू जानता है और वैसे नहीं जानता,
तो अगले दिन भी अगर वो अपने दोस्तों को भी ले आए तो आपके भी दोस्त मौजूद हैं, वो आपका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि आपके साथ तो आपका पूरा ग्रुप मौजूद है, वो आपको कुछ भी नहीं नुकसान पहुँचा सकता, क्योंकि वो आपको सिर्फ़ आपके नाम से जानता है अभी, ठीक? लेकिन लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि अब उसने जो है थोड़ी कोशिश करी एडमिन से किसी तरीके से ना आपका रेज़िडेंशियल एड्रेस उसने निकलवा लिया, ठीक है? अब घर पर तो आपके साथ आपके सारे दोस्त नहीं होते, जो यूनिवर्सिटी में होते हैं। लेकिन आप घर पे होंगे, ये बात इस बात की तो गारंटी, क्योंकि आपका एड्रेस है तो आप घर पे अवेलेबल होंगे ही होंगे। और अब आप सिनेरियो सोचें कि वो अपने दोस्तों को लेकर आपके घर पे पहुँच जाए तो वो आपकी वैल्यू आपके नाम के थ्रू नहीं, बल्कि आपकी वैल्यू यानी आपकी स्टेट जो है आपके एड्रेस के थ्रू चेंज कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास आपका फिक्स एड्रेस जो असाइन्ड है वो है, ठीक है? तो इट मीन्स कि अगले दिन जब आप यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे और आपके दोस्त आपसे मिलेंगे और कहेंगे कि यार उस्मान या यार ज़ुहैब, तुम्हारी स्टेट कुछ बदली सी है, कल तो इस हाल में तुम्हें नहीं छोड़ा गया था। ये कब हुआ और ये कैसे हुआ? तो ये कैसे हुआ कि किसी ने डायरेक्टली तो आपको एक्सेस नहीं कर पाया और आपकी स्टेट चेंज नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली चूँकि उसके पास आपका एड्रेस था, तो उसने आपकी स्टेट चेंज कर दी, या यूँ कहें कि आपकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया। फॉर बेटर और वर्स, ये एक और अलग बहस है। ठीक है? तो एक सिनेरियो देके उन्हें बात समझाइए कि एड्रेस की वजह से क्या किया जा सकता है कि आप किसी भी वेरिएबल को एड्रेस के थ्रू एक्सेस करके उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं, यानी उसका डेटा को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने 5 था उसको इनडायरेक्टली चेंज कर दिया 25 में, ठीक है? तो ये किया जा सकता है पॉइंटर से। पॉइंटर्स आर टू पावरफुल, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। केयरलेस होने की वजह से इसमें जो है काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है? तो होपफुली यहाँ पे ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी कि पॉइंटर से मैं एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं थोड़ा-सा पेस को फ़ास्ट कर लेता हूँ और उससे पहले मैं बताता हूँ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन क्या है कि बाज़ औक़ात सिचुएशन आती है, जैसे कि ये है पास बाय रेफ़रेंस। मैं चाहता हूँ, ठीक है? मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है? और मैं उनके कंटेंट को स्वैप करना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन वो ये काम मैं खुद नहीं करना चाहता, ये काम मैं किसी और से करवाना चाहता हूँ, ठीक है? खुद नहीं करने का मतलब, अच्छा, जब इसका मतलब ये है कि मैं अपना सारी कोडिंग मेन फंक्शन में नहीं करने वाला, और प्रैक्टिकली ऐसा होता भी नहीं है कि सारा का सारी लॉजिक मैं अपने मेन फंक्शन में बना दूँ, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हो। अब पूरा ग्रुप एक ही मेन फंक्शन को एक साथ तो एक्सेस नहीं कर सकता, तो आप क्या करते हैं, ग्रुप में काम बाँट देते हैं, कहते हैं यार ये वाला पीस तुम कर लेना, ये वाला पीस तुम कर लेना, ये हिस्सा तुम्हारे, और इवेंचुअली क्या होता है, वो पीसेस को आप कंबाइन करते हैं और आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है? तो ये तो आपकी बात हो गई कि आप मॉड्यूल्स में काम करते हैं। अब हुआ क्या है कि आपने कहा कि भाई मेरा काम, अब 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं। आप कहते हैं मेरा काम क्या है कि मैं यूज़र से डेटा इनपुट ले लूँगा और यूज़र को डेटा आउटपुट दे दूँगा। ठीक है, फ्रंट एंड मैं संभाल लूँगा, यूज़र से डीलिंग, कस्टमर डीलिंग मैंने कर ली है। अब तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हें मैं जो डेटा दूँगा ना, तुमने उसको शफ़ल या स्वैप करके मुझे वापस करना है। ठीक है? कोई भी फिज़िकल की केस भी ऐसा हो सकता है कि यार मेरे पास 2 जग्स थे, जग्स में कुछ ना कुछ था, आप उसमें से एक का डेटा दूसरे में डालें और दूसरे का इसमें। तो अब ये काम आपको करना है। ठीक है? यानी ये काम मैं मेन में नहीं करने वाला, बल्कि ये काम मैं किसी और से करवाने वाला। तो इस काम को करने के लिए जो है आपको पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है? ये एग्ज़ाम्पल कोड भी मेरे पास मौजूद है, मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ, लिखने का टाइम बचेगा हमारे पास। अच्छा, ये आ गई आपकी स्वैप बाय रेफरेंस, यही कोड है जो आपके मैनुअल में गिवन है। अच्छा, अभी फॉर सिंप्लिसिटी या कोड को क्लीन रखने के लिए ये डेटा जो है मैंने यूज़र से इनपुट नहीं लिया, लेकिन नॉर्मली केसेस में क्या होगा कि आप स्कैनएफ करके यूज़र से डेटा लेंगे। अभी सिर्फ पॉइंट ये है कि मैंने यूज़र से डेटा इनपुट ले लिया, जो भी है, इनिशियली ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 200 है, और मैंने बिफोर स्वैपिंग इनको प्रिंट करा के वेरीफाई भी करा दिया कि बिफोर स्वैपिंग क्या है, 100 एंड 200 है। और फिर मैंने स्वैप का एक फंक्शन कॉल किया। मुझे नहीं पता ये काम कैसे होगा, क्योंकि ये तो काम मैंने किसी और से कराना है। अब मेरा काम क्या है कि इसके बाद मैं जब ए और बी को डिस्प्ले कराऊँ तो मेरी ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं स्वैप हो जानी चाहिए, और मैं चेक करता हूँ कि ऐसा हो रहा है या नहीं। तो आप देखें, इनिशियली ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 200 है, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग जब मैंने ए को प्रिंट कराया तो उसकी जगह क्या प्रिंट हो रहा है? देखें, ए ही लिखा हुआ है इधर, मैंने बी को प्रिंट नहीं करा दिया। ए की जगह 200 है और बी की जगह 100 है, यानी एक्चुअली स्वैप फंक्शन या स्वैप वाली जिम्मेदारी मैंने जिसने दी थी उसने अपना काम बखूबी कर दिया है, और ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में एक्चुअली कर दी है। ये बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है,
पास बाय रेफरेंस समझाने के लिए। लेकिन आप ध्यान दें कि जहाँ पे मैंने ये पास बाय रेफरेंस किया है तो स्वैप का एक फंक्शन था जो मैंने किसी और से करने का कहा, लेकिन उसको मैंने जो पास किया है डेटा, आप ध्यान दें तो डेटा में मैंने ए और बी पास नहीं किए उसे, बल्कि क्या पास किए, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी पास की। यानी मैं इसको एड्रेसेस पास कर रहा हूँ, मैं उसको नॉर्मल वैल्यू पास नहीं कर रहा। तो जब भी मैं एड्रेस पास करता हूँ तो ये सिनेरियो या सिचुएशन कहलाती है मेरे पास पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो वो सिचुएशन कहलाती है मेरे पास पास बाय रेफरेंस। तो मैंने डेटा को एड्रेस के तौर पे पास किया, तो ये चीज़ कहलाती है पास बाय रेफरेंस। अच्छा, पास बाय रेफरेंस किया है तो अब स्वैप का फंक्शन बनाया ना तो है ना, किसी ने तो बनाया होगा। तो जब मैंने स्वैप का फंक्शन बनाया है तो आप देखें जब मैं एड्रेस को पास कर रहा हूँ तो एड्रेस को कंटेन करने के लिए मुझे नॉर्मल वेरिएबल नहीं चाहिए होते, बल्कि कौन से वेरिएबल चाहिए होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल्स ही मैंने यहाँ लिखे। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, मैं ए बी भी दे दूँ, एक्स वाई दे दूँ, डब्ल्यू एक्स, कोई भी नाम दे सकता हूँ, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात ये कि अगर मैंने इधर नाम ये दे दिए तो इन्हीं को फिर मैं यूज़ करूँगा इस फंक्शन। तो चूंकि मुझे एड्रेस पास किए जा रहे थे तो मुझे एड्रेस को स्टोर करने के लिए नॉर्मल नहीं बल्कि एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए था। हाँ, ये मुझे इन्फॉर्मेशन बताई गई थी कि ए जो है इंटीजर टाइप का, तो मैंने पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का लिया। और इस फंक्शन में मैंने सिंपली क्या किया, स्वैप कर। स्वैपिंग बिल्कुल ऐसी की कि स्वैपिंग को मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि आपके पास से दो जग्स हैं, ठीक है, एक जग में आपके पास से मैंगो जूस है और एक में ऑरेंज जूस है, और मैं चाहता क्या हूँ कि आप चेंज कर दें, मैंगो वाले जग में ऑरेंज डाल दें और ऑरेंज वाले में मैंगो डाल दें। तो आप बताइए ये काम आप कैसे कर सकते हैं। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि यू नीड अ थर्ड कंटेनर, आपको तीसरा जग चाहिए जिसमें आप पहले हो सकता है मैंगो जूस डाल दें, फिर मैंगो वाला खाली हो जाएगा तो उसमें ऑरेंज डाल देंगे, फिर ऑरेंज वाला खाली हो जाएगा तो वो जो टेम्परेरी थर्ड कंटेनर था उससे आप ऑरेंज में डाल दें। तो इस तरीके से आप स्वैपिंग कर लेते हैं। तो स्वैपिंग के लिए हमेशा आपको नॉर्मली क्या चाहिए होता है, टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। और फिर टेम्परेरी वेरिएबल में आपने क्या किया, देखो यही किया हुआ, पहले मैंने टेम्प में क्या कर दिया। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को स्टार के साथ यूज कर रहा हूँ। इसके लिए मैं थोड़ी सी आपके लिए ना एक मेमोरी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक मेमोरी है, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना इसमें समझाया जा सकता है, ठीक है। ये हो गई, ये वैल्यू है मेरे पास से ए और बी कौन से हैं, ऊपर जो मैंने लिखे थे अभी मेन फंक्शन, और इसकी वैल्यू आपने देखा थी क्या थी, इसकी वैल्यू थी 100 और इसकी वैल्यू थी 200। ठीक, अब ये मेरे पास एक और दूसरा फंक्शन है जिसमें मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक, और एक है मेरे पास, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, एक मेरे पास और वेरिएबल है टेम्प नाम का, ये एक और वेरिएबल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रहे ये वाला वेरिएबल जो है एक्स है, ये वाला वेरिएबल वाई हो गया, और ये वाला वेरिएबल हो गया मेरे पास टेम्प, TEM और P, टेम्प नाम का वेरिएबल आ गया। अच्छा, ध्यान रहे कि एक्स के पास आया हुआ एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं इधर एड्रेस लिख लेता हूँ, उससे सिंपल कर लेते हैं, इसे एड्रेस लिख लेते हैं 1200 ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है एड्रेस, ठीक है। और इसका एड्रेस ले लेते हैं 1400, एड्रेसेस कुछ भी हो सकते हैं। जब मैंने एड्रेस पास किया तो एक्स के अंदर एड्रेस आया हुआ एक्चुअली 1200, क्योंकि एक्स इज अ पॉइंटर वेरिएबल और एक्स के अंदर डेटा जो आया हुआ है वो एड्रेस आया हुआ है, और इसके अंदर वाई के पास किसका एड्रेस आया था, बी का, तो इसके अंदर आया हुआ 140 एंड 0, राइट। ये तो तब हुआ जब मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। अच्छा, अब पहली लाइन, इस लाइन को देख लेते हैं, ये कह रहे हैं टेम्प के अंदर क्या कॉपी कर दें, पॉइंटर एक्स। तो पॉइंटर एक्स का मतलब एक्चुअली मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, बल्कि पॉइंटर एक्स का मतलब है इस एड्रेस पे जाऊंगा और वो वैल्यू को चेंज कर दूँ।
कलर चेंज कर लेता हूँ समझाने के लिए। तो टेम्प के अंदर कह रहे हैं कौन सा डेटा डाल दो जो भी एक्स की पॉइंटिंग वैल्यू पे, एक्स किसे पॉइंट कर रहा है, इस वाली लोकेशन को। इस वाली लोकेशन पे क्या मौजूद है, आप देख सकते हैं इस वाली लोकेशन पे मौजूद है 100। तो टेम्प के अंदर कौन सा डेटा कॉपी हो जाएगा इस वक्त, जो ए में मौजूद है, तो इसमें 100 आ जाएगा। ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, कह रहे हैं कि ये वाली लाइन की अगर बात करें, कह रहे हैं एक्स जिसे पॉइंट कर रहा है, एक्स किसे पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट कर रहा है, उसमें वो डेटा डाल दो जिसे वाई पॉइंट कर रहा है। यानी एक्स का मतलब तो आपको पता लग गया क्या है, ये मैं कह रहा हूँ ए, ये इसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो जब भी मैं एक्स के साथ पॉइंटर लगाऊंगा तो ए में बात कर रहा हूँ, और जब भी मैं वाई के साथ पॉइंटर लगाऊंगा तो मैं बी की बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त कहा जा रहा है एक्स पॉइंटर और इक्वल्स टू बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स है तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी। एक्स की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, कह रहे हैं एक्स की वैल्यू चेंज कर दो और क्या कर दो, अपडेट करके वाई वाली वैल्यू कर दो। वाई वाली वैल्यू क्या थी, 200। तो अब इधर वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, एक्चुअली इधर वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 200 हो जाएगी। इधर वैल्यू चेंज होकर क्या बन गई है, 200 हो गई है। पहले क्या थी, इधर 100 थी, अब इधर वैल्यू चेंज होकर हो गई है 200। राइट। देन तीसरी कमांड सिंपली क्या कह रहे हैं, अब y वाली वैल्यू चेंज कर दो। y किसे पॉइंट कर रहा है, b को, यानी मुझे ये चेंज करना है, इसे चेंज करना है। तो इसे चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी वैल्यू कॉपी कर दो जो भी टेम्प में मौजूद है। टेम्प में क्या मौजूद है, 100, तो ये वैल्यू जाके कॉपी हो जाएगी इधर। तो इधर क्या बन जाएगी मेरे पास वैल्यू, 100 आ जाएगी, 1 एंड 0 एंड 0। ठीक है, और कुछ नहीं करा मैंने, 3 स्टेप में क्या करा, कंटेंट चेंज किया। लेकिन अगर आप इन 3 स्टेप्स के बाद देखें तो अब ए की वैल्यू चेंज होकर हो चुकी है 200 और बी की वैल्यू चेंज होकर हो चुकी है 100। और ये इस बात का इल्म अभी मेन को नहीं है, ये काम तो किसने कर दिया, स्वैप वाले फंक्शन ने कर दिया। अब स्वैप वाले फंक्शन ने अगर ये काम कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन हमारा कहाँ चला गया, नीचे से ये रहा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखें कि मेन फंक्शन में क्या होता है। मेन फंक्शन में वापस चलते हैं तो अब आप देखें, बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 200, लेकिन आफ्टर जब स्वैप का मेथड होने का मतलब है वो 3 स्टेप्स हो गए, यानी ये मेमोरी में जो मैंने अपडेट्स की ये हो चुकी हैं। और इस अपडेट्स के बाद अगर मैं अब ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं मेमोरी में क्या हो चुकी है, अपडेट होकर ए की वैल्यू 200, तो यहाँ 200 आ रहा है, और बी की वैल्यू चेंज हो चुकी है 100, तो यहाँ पर 100 आ रहा है। ठीक है। तो एक आपकी कह सकते हैं कि बहुत यूजफुल फीचर क्या है कि आप एड्रेसेस को पास करके उस पर बैकग्राउंड से एड्रेस को यूज करते हुए इनडायरेक्टली मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जिसकी एक यूजफुल एग्जांपल है स्वैपिंग। ठीक है। तो पास बाय रेफरेंस पॉसिबल हुआ क्योंकि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो पहली चीज तो क्या हो गई, पास बाय रेफरेंस के लिए पॉइंटर्स को समझना जरूरी है। अगर पॉइंटर्स नहीं होते तो मैं पास बाय रेफरेंस नहीं कर सकता था। ठीक है। पहली एग्जाम्पल एक्सरसाइज हो गई, इसको आप मजीद देख लीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोड इसमें गिवन है, आप टाइप कर करके देखिएगा, आपका भी होपफुली यही आउटपुट आ जाएगा अगर आप सही से टाइप करेंगे। ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, टाइम फिर से ऑलमोस्ट एंड की तरफ जा रहा है, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले। ठीक है। और फिर उसके बाद आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं और फिर इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो आप लोग अटेंटिव रहिएगा। ठीक है, अटेंडेंस डन। अच्छा, तो फिर से हमारे पास मीटिंग का एंड का आ चुका है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट में हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, पास बाय रेफरेंस हो गया, फिर यही काम जो है पास बाय वैल्यू से करने की कोशिश की गई। यानी मैंने कहा कि अगर मैं पास बाय वैल्यू से करके देखूँ, मैं क्यों इतनी झंझट ले रहा हूँ, पॉइंटर्स में क्यों पढ़ रहा हूँ, तो मैंने यही काम बिल्कुल सेम कोड पास बाय वैल्यू से करके देखा।
पास बाय वैल्यू में देखें तो मैंने सिर्फ क्या चेंज करा है, मैंने स्वैप को अब एड्रेस पास नहीं किया बल्कि क्या पास की हुई है, वैल्यू ही पास की गई है। तो अब मैं देखता हूँ कि इससे क्या फ़र्क आया है। इसका कोड भी मेरे पास गिवन है, तो मैं उसे भी रन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, पास बाय वैल्यू से स्वैप बाय वैल्यू का अगर मैं कोड रन करता हूँ, ठीक है, कोड देखें बिल्कुल वही है, सिर्फ मैंने चेंज किया क्या, इधर मैंने एड्रेस पास करने के बजाय वैल्यूज पास किए, और चूंकि वैल्यूज पास की तो यहाँ पे भी मुझे पॉइंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इस वाले कोड को रन करता हूँ तो अच्छा ध्यान रहे बिल्कुल कोड वही है, ए और बी की वैल्यू वैसी है, बी वैसी है, और नीचे मैंने स्वैपिंग करी है, लेकिन अब मैंने विदाउट स्टार स्वैपिंग की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी स्टार या पॉइंटर वेरिएबल नहीं है। तो मैं अब रन करके देखता हूँ। अच्छा, एक्स और वाई की वैल्यू भी मैंने प्रिंट कराई हुई है, ये बताने के लिए कि स्वैप के फंक्शन में एक्चुअली स्वैपिंग हुई भी है या नहीं। तो स्वैप के फंक्शन ने काम किया है नहीं ये भी पता लग जाएगा, और मेन को वो रिजल्ट रिसीव हुए हैं या नहीं ये भी पता लग जाएगा। तो अब इस आउटपुट को देखें, कह रहे हैं बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 200 है। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग एक्स और वाई को अगर देखा जाए तो एक्स में वो वैल्यू आई हुई है जो ए की थी, और वाई में वो वैल्यू आई हुई है जो बी की थी। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग एक्स वाई, यानी स्वैप के फंक्शन ने एक्स और वाई को स्वैप कर दिया, और आप देख सकते हैं कि स्वैप हो गई। ठीक है, तो स्वैप हो गई, यानी एक्स और वाई ने वैल्यूज तो स्वैप की हैं, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग ए और बी को अगर आप चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्वैपिंग नहीं हुई, यानी ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, चाहे मैंने एक्स और वाई की स्वैप के फंक्शन में चेंज कर दी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि स्वैप के फंक्शन ने तो अपना काम किया, लेकिन वो रिजल्ट जो हैं मेन फंक्शन को डिलीवर नहीं हो सके, क्योंकि मैंने पास बाय वैल्यू से काम किया है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो मैं करना चाह रहा था वो नहीं हुआ, ए और बी की वैल्यू मेन को नहीं मिली, मतलब स्वैप ने काम कर दिया और रिजल्ट्स अगर जनरेट होके मेन फंक्शन को नहीं मिले तो वो यूजर को क्या डिस्प्ले कराए, तो यूजर को उसने डेटा डिस्प्ले कराया है उसमें रिजल्ट सेम ही आ रहे हैं ए और बी के। इसको अगर और बेहतर तरीके से देखना चाहें तो मैं ये वाली चीज़ जो है कमेंट कर देता हूँ कि स्वैप ने काम करा नहीं करा, ये तो हमें पता लग गया। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये देख लें कि मैं, आप देखें बिफोर स्वैपिंग ए और बी 100-200, आफ्टर स्वैपिंग भी 100-200, तो इट मीन्स के काम नहीं बना। तो ये काम मैं पास बाय वैल्यू से कर ही नहीं सकता था, इसीलिए पास बाय रेफरेंस हमें करनी पड़ी। ठीक है, तो ये अब आप समझ गए कि पॉइंटर से ये काम हो सकता है और विदाउट पॉइंटर ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा लैब में आपके पास एक और टॉपिक है, इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, टाइम की कमी है वरना आप लोग इसे, या चलो मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा चलो इसको कर तो मैं लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ लैब टास्क वगैरह में आपने क्या करना है, ताकि एंड में हमें जल्दी जल्दी मसला ना हो। तो लैब टास्क है, इसमें आप सबमिट क्या कराएंगे, वही मैंने जैसे कि शुरू में भी बताया कि वर्ड पर अपने कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा कोड जो भी लिखें, लैब टास्क 1 और 2 प्रॉपर हेडिंग करते हुए, इसी तरह होम टास्क 1 और 2 है तो प्रॉपर हेडिंग करते हैं, इसमें मार्क्स मेंशन है किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं। तो आप ये सबमिट करेंगे और सबमिशन डेडलाइन होगी 1 वीक, यानी मंडे वाली लैब को आप 1 वीक में सबमिट करा देंगे, मंडे या संडे जो भी होगी मैं डेट बता दूंगा, और जो वेटनेसडे वाली होगी वो भी वेटनेसडे के लिहाज से 1 वीक, 2 लैब्स होंगी पर वीक, तो 1 वीक के लिहाज से आप रिस्पेक्टिव लैब्स रिस्पेक्टिव डे में सबमिट करेंगे, मंडेज वाली मंडेज को, वेटनेस वाली वेटनेस को। ठीक है, तो आप पीडीएफ सबमिट कराइएगा और अपनी फाइल को नेम अपनी आईडी और नेम से ही दीजिएगा, हर जगह यही कन्वेंशन यूज़ करें ताकि आसानी रहे। अच्छा, इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को मैं डायरेक्ट आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये वो जो मैंने आपको रीडिंग असाइनमेंट दिया है ये उसमें मौजूद है, रीडिंग असाइनमेंट लेक्चर्स और रीडिंग असाइनमेंट। तो ये एक्सरसाइज उसमें मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम और बच जाए। ये एक्सरसाइज है, ठीक है, यहाँ से मैं इसे कॉपी करके रन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गए ऊपर, मुझे हैश इंक्लूड डालना पड़ेगा।
ठीक है, होपफुली और कुछ मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। कंपाइल करके देख लेते हैं। अच्छा, सेव करने का कह रहे हैं। नेक्स्ट टास्क 3 पीटीआर क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन मिसिंग है। ठीक है, अच्छा तो इस कोड में क्या हो रहा है, लास्ट टास्क है। ठीक है, इसके बाद हम लैब कंक्लूड कर लेंगे। और टाइम कितना बाकी है मैं देख लेता हूँ। टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मिनट्स हैं, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ ब्रेक डाउन करते हुए कि हो क्या रहा है इसमें। अली रजा थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा क्वेश्चन को, मैं सेशन ऑलमोस्ट एंड पर है तो कोशिश करता हूँ इसे करने। ठीक है, मैंने ब्रेक कर दिया पीसीज में। पहली लाइन में क्या हुआ कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसको मैंने 3000 वैल्यू असाइन कर दी। दूसरी लाइन में मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया जिसको सिंगल स्टार दिया। फिर तीसरी लाइन में एक और पॉइंटर क्रिएट किया जिसको मैंने डबल स्टार दे दी। ठीक है, अब हुआ क्या, फिर वही वाली बात, पीटीआर को मैंने वीआर असाइन कर दिया और डबल वाले पीटीआर को मैंने सिंगल वाला पीटीआर असाइन कर दिया। और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, एक मरतबा प्रिंट करा रहा हूँ वीआर, एक मरतबा प्रिंट करा रहा हूँ स्टार पीटीआर और एक मरतबा प्रिंट करा रहा हूँ डबल स्टार पीटीआर। तो इस सूरत में आप देखेंगे कि तीनों रिजल्ट्स मेरे सेम ही आ रहे होंगे। ठीक है, यानी पॉइंटर को मैं सिर्फ सिंगल स्टार पे नहीं रख सकता, मैं पॉइंटर को डबल इन डायरेक्शन पे भी लेके जा सकता हूँ। यानी मैं कह सकता हूँ आई नो समवन हु नो समवन हु नो समवन। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है काम, यानी बीच में मल्टीपल समवन समवन आ सकते हैं। अभी क्या हो रहा था कि आई नो एड्रेस ऑफ समवन, अब क्या होगा आई नो एड्रेस ऑफ समवन हु नोज एड्रेस ऑफ दैट वन जिसको हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यानी आप फ्रेंड, मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जो उस बंदे को जानता है जिसकी आप बात करें। अब ये वो वाला रिलेशनशिप आ गया। पहले क्या था कि मेरा दोस्त एड्रेस जानता है, अब ये आ गया कि मेरा दोस्त उस बंदे का एड्रेस जानता है जो आपको एड्रेस रिक्वायर्ड है जिस बंदे का वहां पे पहुंचा, यानी डबल इन डायरेक्शन सी चीज आ गई। ठीक, तो ये चीज भी है, इसको आप रीड कीजिएगा। मैंने जैसे कि कहा, ये रीडिंग असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है तो इसकी थ्योरी भी दी हुई है और ये थोड़ा डायग्रामेटिकली बनाया हुआ है, यानी इसमें एक और बीच में लेयर आ गई। पहले क्या हो रहा था कि पहले तो सिर्फ ये पोर्शन था कि मैं बात कर रहा था इतनी, अभी सिंगल पॉइंटर का मतलब इतनी बात हो रही थी कि पॉइंटर किसी के वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, और डबल पॉइंटर का मतलब ये हो गया है कि बात बढ़ गई है, अब इतनी हो गई है, इस तरीके से हो गई है बात कि आई नो समवन हु नोज समवन, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो इसको तो रीड ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स हैं, तो बेहतर है कि इनको आप रीड कर लें। अच्छा, अब क्वेश्चन में देख लेता हूँ और क्वेश्चन के बाद लेक्चर भी हमारा ऑलमोस्ट आप। अली रज़ा का, अली रज़ा आपका क्वेश्चन था, हैंड रेस कीजिए, कहाँ गए अली रज़ा? किसका क्वेश्चन आया था अभी मेरे पास? जल्दी से पूछ लीजिए। लैब ऑलमोस्ट कंक्लूडेड है और मैं एक और तीसरा सेशन नहीं लेना चाहूँगा, और लैब सबमिशन आपको 1 वीक में करानी है जैसे कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लेक्चर में अभी इसी तरह LMS पे अपलोड कर दूंगा, वीडियो लिंक इसका अपलोड करता हूँ, तो फिर उसके बाद आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, अली रज़ा अनम्यूट तो कर देता हूँ, लेकिन टाइम कम है, जल्दी से बस। होम पास की बात तो समझ नहीं आई जी अली रज़ा, जोर से बोलिए, ज़रा आवाज़ नहीं आ रही। सर, होम टास्क की बात समझ नहीं आई सर। होम टास्क तो होते ही हैं, लेकिन लैब टास्क तो अब लैब तो फिजिकली हो नहीं रही ना, तो फिजिकली तो होता तो भी मैं चेक करता और अभी ही उसको डन करना था आप लोगों ने, लेकिन अब वो भी लैब टास्क भी होम टास्क में ही कन्वर्ट हो गए। होम तो होते ही होम है, लेकिन लैब टास्क आर आल्सो होम टास्क नाउ। ठीक है, यानी करने सब है। सेशन ब्रेक हो गया था, होम टास्क वगैरह का मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर देता हूँ, सब दोबारा से लॉग इन नहीं हुआ, अटेंडेंस भी हो चुकी है। होम टास्क और लैब टास्क का ये है कि मैं चलें थोड़ा सा और बता देता हूँ कि हमारे पास चूँकि अब ऑनलाइन हो गया है तो लैब टास्क जो हैं, जो आपको लैब में ही टेस्ट करवाने होते थे, वो अब नहीं करा सकते। ठीक है, लेकिन इनके भी मार्क्स होते हैं, तो ये आसान है, रिलेटिवली सिंपल है, और जो भी हमने एक्सरसाइज की उसी से हो जाएंगे। होम टास्क थोड़े से चैलेंजिंग होंगे और वो भी आपको परफॉर्म करने हैं, तो आप हेडिंग ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि होम टास्क हैं और ये लैब टास्क हैं, जस्ट टू डिस्टिंग्विश। ठीक है,
अब ये है कि मैं अगर अभी आपसे कहूँ कि आप मुझे 1 घंटे में सबमिट करा दें लैब टास्क, तो आप शायद ना करा सकें। तो आप लोगों की आसानी के लिए ये है कि आप ये लैब वाले टास्क भी अपने होम टास्क के साथ ही मुझे सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है? इन और डेडलाइन वही होगी 1 वीक। तो होपफुली ये बात भी क्लियर हो गई होगी सबमिशन की। सबमिशन पीडीएफ में देनी है मुझे, ठीक है? तो बेहतर है। तो आज की लैब के लिए इतना ही था। तो साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट। अच्छा क्लास, एक चीज़ रह गई थी, टास्क को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैब टास्क 1 में जो है आपको ये करना है कि 4 इनपुट इंटीजर्स लेने हैं आपको यूज़र से और उनके कंटेंट स्वैप करने इन साइक्लिक फैशन। यानी अगर मैं 4 इनपुट लिए ए बी सी डी, तो स्वैपिंग ऐसे करनी है कि ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू सी में, सी की वैल्यू डी में और डी की वैल्यू फाइनली साइक्लिक मैनर में वापस ए में आ जाए। तो ये तो जो अभी मैंने ऊपर स्वैप का फंक्शन बनाया, आप उसको मॉडिफाई करेंगे तो ये टास्क तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है? दूसरा टास्क क्या है? दूसरा टास्क कह रहे हैं कि एक सब फंक्शन बनाए जो कैलकुलेट करे एवरेज ऑफ 3 नंबर्स व्हेन गेट कॉल्ड बाय रेफरेंस। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एक सब फंक्शन बनाए जो एवरेज करेगा, आपके 3 नंबर्स उसको पास करेंगे और वो कॉल बाय रेफरेंस होना चाहिए। फिर दूसरा टास्क क्या कह रहे हैं इसी का दूसरे पार्ट में, क्या कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स व्हेन गेट कॉल्ड बाय वैल्यू। इसमें वैल्यू से भी करके देखेंगे आप उसका, यानी फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है ऐसे बनाएंगे कि मरतबा पास बाय रेफरेंस से हो रहा है और एक मरतबा पास बाय वैल्यू से। मतलब क्या, पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू, यानी रिजल्ट जो आप रिटर्न कराएंगे एक मरतबा पास बाय रेफरेंस के तरीके से रिजल्ट रिटर्न होगा और एक मरतबा पास बाय वैल्यू की तरह रिटर्न होगा। और फिर कह रहे हैं सिंपली आप मेन फंक्शन बना के टेस्ट कर लें दोनों सब फंक्शंस को, यानी मेन फंक्शन बनाएं और वो इस 3 वेरिएबल पास बाय रेफरेंस करें, एक पास बाय रेफरेंस वाले को भी पास करें, पास बाय वैल्यू वाले को भी पास करें और दोनों में रिजल्ट कैलकुलेट कर लें और दोनों के रिजल्ट सेम ही आने चाहिए, लेकिन एक पास बाय रेफरेंस के तरीके से आएगा, थोड़ा सिंटेक्स डिफरेंट होगा एक पास बाय। अच्छा, होम टास्क में क्या है? कैन आई डिफाइन अ फंक्शन दैट टेक इनपुट एज रेडियस। अच्छा, एक फंक्शन बनाए जो रेडियस इनपुट ले और कैलकुलेट करे सरकमफेरेंस, एरिया एंड वॉल्यूम, 3 चीज़ें करेगा, ठीक है? तो 3 आउटपुट्स हैं एक फंक्शन के। तो एक फंक्शन नॉर्मली पास बाय वैल्यू से सिर्फ एक ही आउटपुट रिजल्ट रिटर्न कर सकता है, लेकिन जब मैं पास बाय रेफरेंस यूज़ करता हूँ तो मैं सरकमफेरेंस, एरिया, वॉल्यूम तीनों चीज़ें रिटर्न करा सकता हूँ। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वो जो मैंने आपको लेक्चर दिया है रीडिंग असाइनमेंट रीड कीजिएगा कि, या थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिएगा कि हाउ टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़। तो सरकमफेरेंस, एरिया, वॉल्यूम तीनों आउटपुट्स हैं और फंक्शन ने रिटर्न करने मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन का काम क्या है? सिर्फ यूज़र से रेडियस इनपुट लेगा, इस फंक्शन को कॉल कर देगा, रेडियस पास करेगा एज वैल्यू और बाकी तीनों चीज़ें सरकमफेरेंस, एरिया एंड वॉल्यूम बाय रेफरेंस होंगी और फिर फाइनली जब रिटर्न हो जाएंगी बाय रेफरेंस तो मेन फंक्शन ये तीनों रिजल्ट डिस्प्ले करा देगा। होम टास्क 1 ये होगा। होम टास्क 2 आईसीपी की पूरा मैंने क्लास में समझाया था, तो इसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं, आईसीपी के लेक्चर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं ग्रुप पे। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। काम क्या है कि एक सेपरेट नाम का फंक्शन है और सेपरेट नाम के फंक्शन को आप एक नंबर पास करेंगे जो कि एक फ्लोटिंग नंबर होगा और इस फंक्शन का काम क्या है कि 3 आउटपुट या 3 इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है इसने आपके नंबर से। एक चीज़ तो ये एक्सट्रैक्ट करके बताएगा कि जो नंबर आपने इनपुट दिया है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, यानी उसका साइन बता देगा, प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है? और उसमें से होल नंबर पार्ट बता देगा कि नंबर अगर फ्लोटिंग है तो उसका होल नंबर पार्ट कौन सा है और तीसरी चीज़ उसका फ्रैक्शन या रिमेनिंग फ्लोटिंग पार्ट कौन सा है। से मैंने नंबर पास किया अगर -3.142 तो माइनस साइन आ जाएगा, होल नंबर में 3 आ जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा 0.142, ठीक है? तो ये करना है आपको होम टास्क 2 में। अच्छा, होम टास्क 3, अच्छा थोड़ा सा आपका जो है ये नंबर भी ज़्यादा है तो डिफ़िकल्टी भी है। कैन यू डिफाइन अ सब फंक्शन दैट टेक्स 3 कोफिशिएंट एज इनपुट, ठीक है? ए बी सी इनपुट लेगा और सॉल्व करें फॉर डिस्क्रिमिनेंट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें तीनों चीज़ें डिस्क्रिमिनेंट, रियल और इमेजिनरी पार्ट एज आउटपुट रिटर्न कराने हैं आपने अपने सब फंक्शन से। पास करेंगे एबीसी, रिटर्न आएंगे रिजल्ट डिस्क्रिमिनेंट, रियल एंड इमेजिनरी। ये भी आईसीपी में मैंने प्रैक्टिस में काफ़ी करवाया था। तो अगर आपने आईसीपी पढ़ी हो और आईसीपी के आपके पास पुराने नोट्स हों तो उससे आपको इसके सोल्यूशन शायद पूरा ही मिल जाए या थोड़ी हिंट मिल जाए।
और मेन फंक्शन का काम सिर्फ क्या है, चेक करेगा कि अच्छा अब बात आती है मेन फंक्शन का काम क्या है कि चेक करेगा कि डिस्क्रिमिनेंट की बेस पे डेफिनेटली चेक होते हैं। तो ये नीचे फार्मूलाज गिवन है, डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट अगर 0 के इक्विवेलेंट आ जाता है तो आप बताएंगे कि रूट्स आपके क्या हैं, डबल हैं, और अगर पॉजिटिव आता है तो आप बताएंगे 2 रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं। लेकिन और अगर नेगेटिव आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट तो आपको बताना पड़ता है कि नॉन रियल रूट है। और आपको इसमें रिजल्ट जो है डिस्प्ले कराना है इन फॉर्मेट ऑफ रियल प्लस माइनस आई क्यू, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स रूट यानी थर्ड केस की सूरत। वरना तो डिस्प्ले कराना बहुत आसान है, आप लिखेंगे एक्स, पहले केस में अगर डबल आता है तो x1 और x2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही होगी, जो भी रिजल्ट होगा आप डिस्प्ले करा दें। अगर सेकंड केस आता है तो आप x1 की वैल्यू लिखेंगे सिंपली r प्लस क्यू, ठीक है, और से r माइनस क्यू, जो भी रिजल्ट बन रहा होगा। और लेकिन इमेजिनरी की सूरत में ऐड नहीं हो सकते तो इनको आपको सेपरेटली डिस्प्ले कराना है इन फॉर्मेट ऑफ r प्लस आई क्यू, यानी आई आयोटा के लिए और r माइनस आयोटा क्यू। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए और ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोग इसे कर लेंगे। डेडलाइन इज़ 1 वीक। तो टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।